किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करते समय अगर आपका भी ध्यान गया है उसके ईएमआई वाले सेक्शन में, या फिर आपके घर में एक कार्ड रखा हुआ है जिस पर क्रेडिट कार्ड लिखा है और आपको पता नहीं है कि उस क्रेडिट कार्ड के साथ में करना क्या है या फिर उसको कैसे यूज करते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हूं करण सिंह, आप देख रहे हैं टेक्नोवर्टीज। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू वीडियो। सबसे पहले ईएमआई की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। लेकिन मैं देखो यहाँ पर आपको पूरा इन डेप्थ नहीं समझाने वाला हूँ, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ईएमआई और क्रेडिट कार्ड दोनों के बारे में। तो सबसे पहले ईएमआई की बात करते हैं। ईएमआई का पूरा नाम है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेस करते हो तो आप उसको मंथली पैसे दे के भी परचेस कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर इकट्ठा पैसा नहीं है तो आप उसको 12 महीने, 6 महीने या फिर 3 महीने, जितने में भी आप चाहें और आप बैंक आपको प्रोवाइड करता हो उतने में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इक्वल पार्ट में पैसा दे सकते हैं। फॉर सपोज अगर आप 12,000 का कोई सामान खरीद रहे हैं विथ इंटरेस्ट, तो आपको 12,000 12 महीने में अगर आपको डिवाइड करने हो तो आपको हजार रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। ऐसा लोकल स्टोर के जैसा नहीं होता है कि आपको पहले कोई डाउन पेमेंट वगैरह देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जितना पैसा बचेगा उसको आप मंथ्स में कन्वर्ट करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा उतने मंथ्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें आपको बैंक इंटरेस्ट लगा के देते हैं। अब ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई होता है। नो कॉस्ट ईएमआई में क्या होता है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। मतलब होता है ऐसा है कि वो लोग जितना भी इंटरेस्ट आपका लगने वाला है उसको पहले ही माइनस कर देते हैं, जिससे कि आपको क्या होता है, इंटरेस्ट तो आप देते हो लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कम प्रिंसिपल अमाउंट में देखने को मिल जाता है। मतलब इफेक्टिवली वो नो कॉस्ट ईएमआई होती है, जिसमें आपको इंटरेस्ट तो देना होता है लेकिन वो पहले ही रिड्यूस हो जाता है। अब इस ईएमआई में सबसे ज़्यादा फायदा बैंक को क्या होता है कि इंटरेस्ट जब भी वो लेते हैं तो क्योंकि आप ईएमआई को क्लोज कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहो तो 12 महीने ना देकर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 12 महीने की आपने ईएमआई बनाई और आपके पास अगर दूसरे महीने या तीसरे महीने पैसे हो गए तो आपने उसमें तीसरे महीने में ही अपनी ईएमआई क्लोज कर दी। इसके लिए आपको कुछ बैंक तो चार्जेस लेते हैं और कुछ बैंक नहीं भी लेते हैं। तो बैंक कमाते कैसे हैं इसमें, जो जितना भी पैसा आपका वो हुआ था, मतलब आपने डिवाइड किया था, जैसे कि हमने कहा कि एग्जाम्पल के लिए 12,000 का आपने अगर कोई सामान खरीदा विथ इंटरेस्ट, जिसमें आपको 1,000 रुपये हर महीने देने पड़े 12 महीने के लिए, और आपने पहले महीने जो 1,000 रुपये दिए उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम होता है जबकि इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। अब जैसे जैसे वो महीने खत्म होते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट जो होता है कम होते रहता है और प्रिंसिपल ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि बैंक जो पहले के ही कुछ महीने होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो बाद में देना ही रहता है आपने। तो मतलब आप ईएमआई क्लोज करवाते भी हैं तब भी इंटरेस्ट का ज़्यादातर अमाउंट बैंक पहले ही ले लेता है, तो ये बैंक को फायदा होता है। और नो कॉस्ट ईएमआई में तो जैसे कोई झाड़ी नहीं है, मतलब नो कॉस्ट ईएमआई लेकिन आपको 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए ही मिलती है। अब क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं। कोई भी सामान अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं ईएमआई पर तो मतलब ज़्यादातर सामानों के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। डेबिट कार्ड पर भी कुछ बैंक आपको देते हैं लेकिन वो ऐसा मतलब उसमें इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पड़ेगा कि मतलब वो फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। तो डेबिट कार्ड ईएमआई पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्रेडिट कार्ड ईएमआई ही बेस्ट ऑप्शन। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है कि डेबिट कार्ड आपका एटीएम कार्ड होता है, मतलब जिसमें आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालते हो, करंट अकाउंट से पैसे निकालते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक कुछ पैसे की लिमिट बना के देता है, वो आपके इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपए है तो बैंक उसी हिसाब से आपको मतलब 30,000, 40,000, 50,000 की आपको लिमिट बना के देगा और उसी लिमिट के अंदर आप कोई भी सामान परचेस कर सकते हो या फिर उससे आप कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हो या फिर आप फ्यूल वगैरह के लिए या फिर अपने लोकल स्टोर के लिए भी परचेस कर सकते हो, जिनमें से ऑनलाइन ईएमआई पर सामान परचेस करना एक चीज़ है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ फ़ायदे भी होते हैं। मतलब अगर आप कोई भी पेमेंट वगैरह करते हो तो उसके लिए आपको बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह देता है, जिनकी अलग अलग वैल्यू होती है। किसी बैंक में रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू कुछ और होगी, किसी में कुछ और होगी। तो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको कैशबैक वगैरह मिलता है या फिर बैंक आपको मतलब कैसे भी करके लॉयल्टी पेमेंट करता है। मतलब 1,000 रुपये में आपके मतलब कुछ भी नहीं तो 5-10 रुपये बन ही जाते हैं 1,000 रुपये में। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आपको अपनी ही पेमेंट के लिए पैसा वापस मिलता है, कैशबैक टाइप्स। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा होता है और बैंक वालों को फ़ायदा होता है ईएमआई से या फिर इंटरेस्ट से, जो भी आप क्रेडिट कार्ड पर लेते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का कॉन्सेप्ट। अब कुछ ध्यान में रखने वाली बातें ये हैं कि जो भी आप नो कॉस्ट ईएमआई में सामान खरीद रहे हो, सो कॉल्ड नो कॉस्ट, या फिर आप कोई सामान खरीद रहे हो अपनी नॉर्मल ईएमआई में जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, दोनों ही ईएमआईज में आपको उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है जिसको आईजीएसटी कहते हैं, जो कि इंटरेस्ट से कम होता है लेकिन फिर भी होता तो है ही। मतलब अगर आप कोई 10 से 12 हज़ार का सामान खरीदते हो तो आपको आईजीएसटी हर महीने उसमें देना ही पड़ेगा, जो कि 30 से 40 या फिर 50-60 रुपये के आसपास होगा
जो कि 18% ही होता है आपका जो इंटरेस्ट होता है उसके। आसान भाषा में आप जो भी इंटरेस्ट देने वाले हो उस इंटरेस्ट पे भी एक्स्ट्रा IGST लगता है। मतलब जैसे जैसे आपका जो मेन इंटरेस्ट होगा वो कम होते रहेगा, वैसे वैसे IGST भी कम होते रहेगा, और प्रिंसिपल तो बढ़ता ही है खैर मंथ खत्म होते होते। तो आपको मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अगर आप कोई 10,000 रुपये की पेमेंट करते हो तो उसमें आपके मतलब 300-400 रुपये एक्स्ट्रा आपको वो IGST देना पड़ जाता है। आप ये समझ लो, ये आपको कोई भी बैंक वाले नहीं बताते हैं, वो हिडन चार्ज होता है। आपको बाद में पता चलेगा कि अरे इंटरनेट GST देना पड़ता है। अगर आप किसी लोकल स्टोर से सामान खरीदते हो या फिर आप अपना पेट्रोल पंप पर फ्यूल वगैरह भरवाते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा IGST वगैरह नहीं देना पड़ता है, वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। हालांकि एक्स्ट्रा चार्ज तब लगेगा जब आपने जो लिमिट दे रखी है आपको, मतलब आपको 15 से 50 दिन का टाइम मिलता है, अलग अलग बैंक में अलग अलग टाइम होता है। तो 15 से 50 दिन का जो भी आपको टाइम पीरियड मिला है उसने में आपने पैसे वापस नहीं किए तब हर मंथ आपको एक बिल पेमेंट देनी रहती है। मतलब जितना भी आप परचेस करोगे उसका एक बिल बना के देते हैं हर महीने, और फिर उस डेट के बाद में आपको वो पेमेंट करनी रहती है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा पेमेंट की प्रोसीजर और एक्सटर्नल हिडन चार्जेस। इसके अलावा एक बात आपको एक और ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप ये पेमेंट को स्किप करते हो, मतलब आपका मान लो मंथली बिल आया और आपने वो पेमेंट स्किप कर दी, तो आपको जो पेनल्टी पड़ेगी वो तो पड़ेगी। मान लो आपको 1000 रुपये का बिल था तो उसमें जो परसेंटेज उन्होंने लगाना था 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्जेस होता है जैसे कि मैंने कहा, वो जो पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही। लेकिन उसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा जो चार्ज सिबिल स्कोर है। मतलब कि आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है अगर आप अपनी पेमेंट वगैरह स्किप करते हो। इससे क्या होगा कि आपको अगर इन फ्यूचर कोई लोन वगैरह लेना है तो उस लोन को लेने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपका सिबिल स्कोर कम हो चुका था। तो ध्यान में रखें कि अपनी जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उससे आप कोई भी सामान वगैरह परचेज करते हैं EMIs में, तो ध्यान रखिएगा कि उसका बिल पेमेंट टाइम टू टाइम कर लीजिए। अब लास्ट आ जाते हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड लेना सही है कि नहीं है, या फिर क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड आपको बैंक प्रोवाइड करता है। तो मतलब बैंक अगर इंश्योर है कि आप उनके पैसे वापस कर दोगे तो आपको बैंक दे देगा। मतलब आप एक बिजनेसमैन वगैरह हो या फिर आपका जो अकाउंट है वो टाइम टू टाइम चलते रहता है, उसमें अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होता है, या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हो जहाँ पर उन्हें पता है कि हर महीने इनके पास पैसे आने ही आने, तो वहाँ पर वो अश्योरिटी मतलब उस अश्योरिटी के हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जहाँ पर एक अपनी FD दिखाते हो, मतलब कोई फिक्स डिपॉजिट होता है, उसके बेस पर आप कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड लेना सही है, हाँ सही है। मतलब क्रेडिट कार्ड में आपको क्योंकि फ़ायदे बहुत होते हैं। इसके अलावा हर किसी के पास इतना सारा पैसा हर टाइम नहीं होता है कि वो एक साथ ही सामान खरीद ले, या फिर कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि अभी पैसा नहीं है लेकिन पैसा आ जाएगा, ये उन्हें अश्योरिटी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप पहले ही पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से जब आपको सामान चाहिए उस समय, और फिर जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते हैं उस समय दे सकते हो। क्या EMI पर सामान लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो EMI पर सामान लेना भी ठीक ही है। मतलब अगर आपके पास 20,000 रुपये का कोई सामान खरीदना चाहते हो और आपको पता है कि 20,000 रुपये आप इकट्ठा कर ही नहीं सकते हो, मतलब मेरे जैसे लोग हो, और आपको पता है कि आपके हाथ में पैसे टिकते हैं नहीं ऐसे इकट्ठे, आप या फिर इकट्ठे करते करते आपको साल लग जाएंगे, तो EMI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब EMI से आपको एक थोड़ा वो भी रहेगा कि आपको हर महीने पैसे किसी कहीं पर डालने हैं, और आपको जो सामान होगा वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। मतलब आप सोचते रहोगे कि यार मैं पैसे इकट्ठा करूं फिर सामान लूं, हो सकता है तब तक रेट चेंज हो जाए, हो सकता है तब तक कोई नई चीज़ आए, फिर आपका मन बदल जाए, फिर आप उसके लिए पैसे जमा करने लग जाओ, तो बड़ा झंझाल वाला सिस्टम है। तो EMI में सामान लेने पर ये ऐसा होता है कि आपको सामान भी मिल जाएगा और आप धीरे धीरे भी पैसे दे सकते हो। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 20,000 रुपये इकट्ठा देने में 22,000 रुपये एक एक करके देना, मतलब थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करने में ऐसा कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। मतलब इतने सारे महीने भी तो मिल रहा ना आपको। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके किसी फ्रेंड में कन्फ्यूजन है EMI या क्रेडिट कार्ड में, या फिर आपका खुद का कुछ कन्फ्यूजन है, तो अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो शेयर कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो, और अगर आपके कोई सजेशन वगैरह हैं तो भी वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो बस फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए